नमस्कार, सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को। नमस्कार। आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आदिकाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आदिकालीन साहित्य की विविध धाराओं को, विविध साहित्यों का अध्ययन किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की प्रवृत्तियां। हमें आदिकाल और भक्तिकालीन काव्य और आदिकाल और भक्तिकाल का इतिहास हमें प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत दिया हुआ है। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले आदिकाल के जो साहित्य हैं उनको विभाजित करके उनका संक्षिप्त रूप, छोटे छोटे रूपों में उनका अध्ययन किया है। साथ ही हमने इसकी विविध धाराओं के बारे में अध्ययन किया है। अब हम आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, आदिकाल जो है वह एक ऐसा काल रहा है, सबसे विवादास्पद काल माना जाता है, क्योंकि साहित्य का आरंभ का काल था, आरंभिक युग था। और साथ ही आरंभिक युग होने के साथ साथ यहाँ विविध प्रकार की प्रवृत्तियां भी हमें देखने को मिलती हैं। अब आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी रही हैं, किस प्रकार की रही हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन प्राप्त करते हैं। देखें तो सबसे पहली जो प्रवृत्ति पाई जाती है आदिकाल में वह है वीर गाथात्मक रचनाएं। कि आदिकाल में किस प्रकार की रचना हुई है, किस प्रकार के काव्य की रचना हुई है। तो सबसे पहली प्रवृत्ति हम देखते हैं वीर गाथात्मक रचनाएं। कि आदिकाल में वीर गाथा से परिपूर्ण, वीर रस से परिपूर्ण रचनाओं की अधिकता पाई जाती है। वीर गाथात्मक रचनाएं। ज्यादातर जो कवि थे वे अपने अपने राजा के युद्धों का वर्णन करते थे, उसकी वीरता का गौरवगान करते थे। तो इस प्रकार से वे अपने राजा की प्रशंसा करते हुए, अपने राजा के युद्धों की, वीरता की प्रशंसा करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ आदिकाल में हमें यह प्रवृत्ति प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। कि तो पहली प्रवृत्ति है इनकी वीर गाथात्मक रचनाएं। आदिकाल की पहली प्रवृत्ति हमारी पाई जाती है वीर गाथात्मक रचनाएं। अगली प्रवृत्ति के बारे में हम देखें तो अगली प्रवृत्ति है युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण। आदिकाल की अगली विशेषता आती है युद्धों का सजीव चित्रण। इस समय यह वह युग था जिसमें सर्वाधिक युद्ध लड़े जाते थे, बहुत युद्ध लड़े जाते थे। छोटी छोटी राज्य की सीमाओं को लेकर, राज्य के अतिक्रमण को लेकर युद्ध हो जाते थे। और इन युद्धों का जो वर्णन था, जो राजाओं के आश्रित कवि थे वो इन युद्धों का वर्णन बड़े ही सूक्ष्म प्रकार से किया करते थे। कि अपने राजा की प्रशंसा में युद्धों का बड़ा ही सजीव चित्र वो प्रस्तुत करते थे। युद्धों के वर्णन में जो कवि थे वे विविध प्रकार के काव्य कलाओं का प्रयोग करते हुए, अलंकारों का, अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हुए वे उस युद्ध को बहुत ही एक विशाल रूप दिया करते थे। उस राजा की वीरता को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया करते थे। तो आदिकाल में हम अगली प्रवृत्ति देखें तो यहां पर क्या मिलता है हमें, युद्धों का, कवियों के द्वारा युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। छोटी छोटी बातों के लिए यहां पर युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। अगली प्रवृत्ति हम देखें तो आदिकाल की अगली प्रवृत्ति है वीर व श्रृंगार रस का समन्वय। वीर व श्रृंगार रस का समन्वय। देखिए, यहां अगली प्रवृत्ति हमें विशेषता दिखाई देती है। इन रचनाओं में कौन कौन से रस प्रदान रहे हैं आदिकाल में? वीर रस और श्रृंगार रस का समन्वय, सम्मिलित रूप हमें यहां दिखाई देता है, देखने को मिलता है। यहां की रचनाओं में वीरता प्रधान रही है,
वीर रस प्रधान रहा है। साथ ही दूसरा कौन सा प्रधान रस रहा है? श्रृंगार रस, जहां युद्धों का हमें सजीव चित्रण देखने को मिलता है। वहीं राजा जो हैं वो अपने आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए किसकी रचनाएं किस प्रकार की रचनाएं पसंद करते थे? श्रृंगार रस की रचनाओं को पसंद करते थे। तो उसी प्रकार का लेखन कवियों के द्वारा किया गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो, जो रासो काव्य परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें दोनों ही रस प्रधान है, वीर भी है और श्रृंगार है। तो रासो काव्य परंपरा में श्रृंगार रस को भी उतना ही महत्व मिला है जितना वीर को मिला है। तो हमें आदिकाल में दोनों ही रसों का समन्वय हमें स्पष्ट देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति देखें हम, तो आदिकाल की अगली प्रवृत्ति आती है कल्पना की प्रधानता। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति आ जाती है कि इस युग में, आदिकाल में क्या मिलती है? कल्पना की प्रधानता। क्यों? यहां ऐतिहासिकता का अभाव है और कल्पना की प्रधानता है। जो काव्य लिखा गया या जो घटनाएं हुई उनमें कहीं ना कहीं विद्वानों को संशय रहा है कि ये जो कथा है या घटना है इस प्रकार नहीं हो सकती। जो ऐतिहासिक तिथि हैं उनका कोई मेल नहीं होता। इसलिए यहां पर कवियों ने क्या ऐतिहासिकता का क्या किया है? ऐतिहासिकता को कमजोर किया है और अपनी कल्पना के द्वारा उस घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। इसलिए आदिकाल में हमें अगली प्रवृत्ति मिलती है, क्या किसकी प्रधानता है? कल्पना की प्रधानता है। ऐतिहासिकता का क्या है? अभाव है। ऐतिहासिक घटनाओं के जो घटनाएं हुई हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं और जिस समय पर हुई हैं उन समय के बारे में और यहां वर्णित जो ग्रंथ हैं उसके बारे में सदैव संशय बना रहा है। इसलिए यहां पर किसकी अधिकता मिलती है? कल्पना की प्रधानता यहां पर हमें दिखाई देती है। अगली प्रवृत्ति के बारे में बात करें हम, तो अगली प्रवृत्ति है लोक भाषा साहित्य। अगली प्रवृत्ति है लोक भाषा साहित्य। आदिकाल में हम देखें तो विविध प्रकार के हमें साहित्य देखने को मिलते हैं। जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, लौकिक है, गद्य है। तो इस प्रकार के साहित्य में हम देखें तो आदिकाल में लोक भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। लोक भाषा को महत्व देने का कारण था कि तत्कालीन समय में उन लोगों के बीच अपनी रचनाओं को पहुंचाना, अपनी कविताओं को पहुंचाना, और उसे पहुंचाने का सबसे सशक्त साधन था उनकी भाषा में रचना करना। इसलिए आदिकालीन साहित्य में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में सम्मिलित होती है कि इस समय कौन सा साहित्य है? लोक भाषा साहित्य की यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है। लोक भाषा साहित्य में अपभ्रंश में रचनाएं हुई हैं, अपहट्ट में हुई हैं, राजस्थानी में हुई हैं और राजस्थानी और ब्रज मिश्रित डिंगल और पिंगल शैली का भी यहाँ पर भरपूर प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ जो साहित्य है वो किस में, कैसी भाषा में रचा गया है? लोक भाषा में, प्रचलित भाषा में। जो आम बोलचाल की जो भाषा थी उस भाषा को इन कवियों ने प्रमुखता दी है। हम देखते हैं कि सिद्ध साहित्य, जैन और बौद्ध, ये तीनों ही नाथ साहित्य जो हैं, तीनों ही जो साहित्य हैं उनको किस भाषा में महत्व दिया गया है? लोक भाषा में, अर्थात आम बोलचाल की भाषा में उनको लिखा गया है। इसलिए इसकी अन्यतम विशेषता हो जाती है लोक भाषा साहित्य। आदिकाल की अन्य विशेषताओं के बारे में हम आगे देखें तो देखिए अगली विशेषता आती है, देख लीजिए एक बार इसको आप ढंग से, यदि आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले ये अपनी यहाँ पर वीर गाथात्मक रचनाएं, युद्धों का सजीव चित्रण, वीर व श्रृंगार रस का समन्वय और कल्पना की प्रधानता, ऐतिहासिकता का अभाव है, लोक भाषा साहित्य, ये विशेषताएं हैं। अगली विशेषता के बारे में हम देखें, अगली विशेषता आती है, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया था कि यहां हमें कौन सी शैली देखने को मिलती है आदिकाल में काव्य कला के रूप में? डिंगल व पिंगल शैली। डिंगल और पिंगल शैली।
आदिकाल की काव्य कला की महत्वपूर्ण विशेषता रही है डिंगल और पिंगल शैली। जब कवि वीर गाथात्मक वर्णन करता था तो वह डिंगल का प्रयोग करता था, डिंगल शैली का प्रयोग करता था, और जब कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त करता था तो वह पिंगल शैली का प्रयोग करता था। डिंगल और पिंगल शैली क्या थी? ये दोनों राजस्थानी और ब्रज मिश्रित एक भाषा थी, एक शैली थी, जिसे कवि अपने वर्णन अनुसार उसका प्रयोग करता था कि जिस प्रकार की घटना है, जिस प्रकार का वर्णन है, उसमें उसी प्रकार की शैली का प्रयोग वह करता था। प्राय हम देखें तो वीर गाथात्मक रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें थोड़े कर्कश कठोर शब्दों का प्रयोग होता था, और जहां वह श्रृंगार रस की रचनाएं करता था तो वहां वह पिंगल शैली का प्रयोग करता दिखाई देता है। अगली विशेषता है इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में संकुचित राष्ट्रीयता। क्या है? संकुचित राष्ट्रीयता। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि राष्ट्रीयता का बड़ा ही संकुचित रूप हमें यहां देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो युद्ध थे वो सीमाओं को लेकर लड़े जाते थे, राजाओं के अपने स्वार्थ होते थे। इस समय केवल एक राज्य को ही देश माना जाता था। पूरे अखंड भारत से उनका कोई लेना देना नहीं था। वे केवल अपने ही राज्य को ही अपना देश माना करते थे। इसी आधार पर हम देखें तो राज्य जो है हमारा विभक्त हो रहा था, देश जो हमारा विभक्त हो गया था, प्रांतों में, राज्यों में विभक्त हो रहा था। इस प्रकार से एक जो राष्ट्रीयता का जो भाव है वह हमें इस युग में दिखाई नहीं देता है। सब अपने अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में लगे हुए थे, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में लगे हुए थे। तो इस दृष्टि से हम देखें तो आदिकाल में राष्ट्रीयता का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। राष्ट्रीयता कैसी हो गई? संकुचित हो गई, क्योंकि समस्त राष्ट्र की कोई नहीं सोचता था। सब अपने राज्यों की अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य करते थे। इस कारण आदिकाल की जो विशेषता है उनमें एक विशेषता आती है अपनी, कौन सी प्रवृत्ति आती है? संकुचित राष्ट्रीयता। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रवृत्तियां हमने आज आदिकाल की पढ़ी हैं। देखिए, इससे जो प्रवृत्तियां हैं ये बहुत ही विस्तार रूप में भी हो सकती हैं, लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में आज हमने अध्ययन प्राप्त किया है। अब इन प्रवृत्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य है वो किस प्रकार का रहा था, किस प्रकार का उसमें लेखन हुआ था। तो अब हम आगे के वीडियो में अब हम भक्ति काल को आरंभ करेंगे। आदिकाल का यहाँ पर प्रवृत्तियों के साथ अपना यहाँ पर आदिकाल की समाप्ति होती है। उसके बाद हम भक्ति काल का जो अध्ययन है उसे हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद।